हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेसिकली ये जो वीडियो आज मैं आपके सामने लाया हूं बेटा, ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बार बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज भेज के ये पूछा कि सर आप क्या कोई ऑटो बोट है या कोई रोबोट है या कोई बोट है, सिर्फ आपकी आवाज़ आती है, दिखाई नहीं देते। इवन कई लोगों का कहना था कि सर आप शायद मिस्टर इंडिया है, जो आप दिखते नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनाई देते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है कि मैं भी बेटा आप ही की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मेरे भी 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, 1 नाक और कुछ सर पे बाल है। ठीक है बेटा, चलिए जोक्स अपार्ट, बात करते हैं आज की क्लास की। आज की हमारी जो आईटीसी की क्लास है वो लास्ट क्लास होने वाली है। साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि अभी जो हमारा जीएसटी का टॉपिक बचा हुआ है बेटा, वो भी 4 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। तो इसी बैच को हम फास्ट ट्रैक बैच में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। क्लासेस जो हम करेंगे फास्ट ट्रैक बैच के बेसिस पे करेंगे। लेकिन हाँ, आप ऐसा ना समझे कि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट को समझाने के लिए प्रॉपर टाइम डिवोट किया जाएगा बेटा। लेकिन जो हमारा रेगुलर बैच था उसके कंपैरिजन इस बैच में थोड़ी सी स्पीड फास्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। इसके बाद हमारे रिवीजन लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स का रिवीजन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जीएसटी की भी धीरे धीरे बेटा रिवीजन क्लासेस आने वाली है। तो आज की क्लास में बेटा अपने आईटीसी चैप्टर को करते हैं फिनिश। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं सेक्शन 18 की, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो बेटा सेक्शन 18 जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात किया करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो कंपोजिशन लेवी में जाता है, तो अर्लियर जो उसने आईटीसी अवेल किया था उसका क्या होगा। या बेटा वाइस वर्सा कि कंपोजिशन लेवी स्कीम वाला पर्सन जाता है एक नॉर्मल टैक्स पेइंग स्कीम में। या बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो रजिस्टर्ड कराता है अपने आप को जीएसटी लॉ में, तो फिर आईटीसी कैसे अवेल किया जाएगा। ये सारे प्रोविजन, इस तरह की बातें जो है सेक्शन 18 करता है। चलिए बेटा इस प्रोविजन को भी हम एनालिसिस के थ्रू समझेंगे और साथ ही यहाँ जो है हम रूल्स को भी कवर करेंगे। इस केस में हम रूल नंबर 40, रूल नंबर 41, रूल नंबर 41 कैपिटल ए और रूल नंबर 44 को जो है डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए एक टेबल दिया हुआ है हमारी बुक में, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। Entitlement of ITC at the time of a registration, voluntary registration, or switching to regular tax paying status or coming into tax paying status. Subsection 1, 2 of section 18. Read with rule 40 of CGST rules. देखिए ITC कैसे लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर्सन बेटा अनरजिस्टर्ड था, अब रजिस्टर्ड हो रहा है जीएसटी लॉ में, तब कैसे वो आईटीसी अवेल करेगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन पर्सन ने फिर भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लिया। नेक्स्ट, स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस, यानी बेटा स्विच कर रहा है एसएससी कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस में आना चाहता है बेटा, तो उस तरह की बातें जो है यहाँ पर की गई है। चलिए बारी बारी से करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। कौन से ऐसे पर्सन है जो क्रेडिट ले सकते हैं। गुड्स एंटाइटल टू आईटीसी, कौन से ऐसे गुड्स है जिनका वो आईटीसी ले सकता है। कौन सी डेट पर वो आईटीसी लेगा। रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन, कौन से रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन एसएससी को फुलफिल करनी है, ये सारी डिटेल यहां पर बेटा मेंशन की हुई है। फर्स्ट पॉइंट बेटा बात करता है पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन। देखिए फर्स्ट पॉइंट बात करता है बेटा उन एसएससी की जिन्हें रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए और रजिस्ट्रेशन वो ले लेते हैं विद इन 30 days। जिस डेट से वो लाइबल हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट से वो विद इन 30 days में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उन पर्सन की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है बेटा, तो उस केस में किस किस का क्रेडिट मिलेगा। देखिए, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। इस केस में जो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन है इसे आईटीसी जो मिलेगा इनपुट्स का मिल जाएगा। कौन से इनपुट्स का, जो उसके स्टॉक में है बेटा। स्टॉक सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो, दोनों तरह के स्टॉक में बेटा उसका जो इनपुट है उसका उसे आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड का आईटीसी यहाँ पर नहीं मिल रहा, ध्यान देना बेटा। ठीक है, कौन सी डेट पर मिलेगा, तो लॉ यहां पर मेंशन करता है द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स।
जिस डेट से बेटा वो पर्सन लायबल हुआ है टैक्स पे करने के लिए, उस डेट से जो इमीडिएटली प्रोसीड करता है डे, उस डेट से वो बेटा क्या करेगा, उस डे से वो आईटीसी अवेल कर सकता है। जैसे बेटा बात करें एक एग्जांपल की, सपोज 1/4/2019 को जो है असेसी लायबल हुआ है टैक्स पे करने के लिए, यानी जीएसटी पे करने के लिए, तो 31 मार्च 2019 वो डेट होगी, डेट पर वो आईटीसी ले सकता है। बात करते हैं बेटा कंडीशन की। कंडीशन क्या बात करती है, आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। जो बेटा आईटीसी होगा वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वो अवेल कर लेना है इस केस में पर्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वो पर्सन जिसे बेटा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बट फिर भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है, तो उस केस में क्या होगा, लॉ यहां पर बात करता है कि जो इनपुट्स हैं उसके स्टॉक में, स्टॉक कौन कौन से बेटा, जो सेमी फिनिश्ड हैं और फिनिश्ड हैं, उन दोनों तरह के स्टॉक में जो इनपुट है उसका वो आईटीसी ले सकता है। कौन सी डे को लेगा, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी वो डे जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन लिया है उससे जो पिछला दिन है, जस्ट प्रीवियस डे। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, सेम कंडीशन यहां पर भी अवेलेबल है। और बेटा ये जो रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन है विद इन 1 ईयर वाली, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है असेसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। अब उन रजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं जिन्होंने बेटा कंपोजिशन स्कीम को छोड़ के अब नॉर्मल टैक्स पेइंग स्कीम में आ रहे हैं, तो इस केस में उन्हें कौन कौन सा आईटीसी मिल जाएगा। नंबर 1, जितना भी उनका स्टॉक है, किस तरह का, सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड, दोनों तरह के स्टॉक, प्लस जो उनकी कैपिटल गुड्स हैं उसमें भी बेटा उनका आईटीसी उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बेटा कौन से गुड्स का वो आईटीसी ले सकता है, तो सिंपल यहां पर बात करता है लॉ, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम। जिस डेट से उसने रेगुलर टैक्स पे करना शुरू किया, उस डेट से जो प्रीवियस डे होगा बेटा, उस डे तक जितने भी उसके पास गुड्स हैं उनका वो आईटीसी ले सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन बात करती है जो आईटीसी है कैपिटल गुड्स पर, वो बेटा रिड्यूस की जाएगी एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और ये रिड्यूस कहां से किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल फर्निश्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग सप्लायर। जो आईटीसी क्लेम कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, बेटा उसे वेरीफाई किया जाएगा जो भी सप्लायर ने कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स या डिटेल फर्निश की है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। ये कंडीशन बेटा अदर देन कैपिटल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है कि जो आईटीसी अवेल करेगा पर्सन वो कहां तक करेगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल सप्लाईज। अब उस रजिस्टर्ड पर्सन की बात करते हैं जो अर्लियर एग्जेम्प्ट सप्लाई प्रोवाइड कराया करता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, उसकी सप्लाईज जो है टैक्सेबल सप्लाई हो गई है, तो उस केस में वो आईटीसी कौन कौन से गुड्स का ले सकता है, तो लॉ यहां पर मेंशन करता है कि जो इनपुट्स हैं उसके स्टॉक में, दो तरह के स्टॉक बेटा, एक सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड। ठीक है, साथ ही जो कैपिटल गुड्स हैं जो यूज हो रहे थे एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो उनका भी क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, कब ले सकता है बेटा ये, तो द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम टैक्सेबल। सिंपल बेटा, जिस दिन टैक्सेबल हुई है सप्लाई उससे जो प्रीवियस डे है, जस्ट प्रीवियस, उस डे तक वो उन गुड्स का बेटा क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल है। कैपिटल गुड्स के लिए 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर रिड्यूस करेगा। साथ ही यहां पर आईटीसी जो है वेरीफाई किया जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स फर्निश की है सप्लायर ने उसके रिगार्डिंग, और आईटीसी जो उसे अवेल करना है वो विद इन 1 ईयर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है बेटा, इन सभी केसेस में, 4 केसेस की हमने बात की है, इन सभी केसेस में जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है बेटा उसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और ये जो डिक्लेरेशन वो फाइल करता है ये कॉमन पोर्टल पे फाइल कर दिया करता है। ठीक है, और साथ ही ये जो डिक्लेरेशन फाइल की जा रही है ये 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल की जाएगी फ्रॉम द डेट रजिस्टर्ड पर्सन जब एलिजिबल हुआ है आईटीसी क्लेम करने के लिए। एक बात का और ध्यान देना बेटा, ये जो आईटीसी का क्लेम है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, इन चारों का क्लेम अगर
2 लाख को एक्सीड करता है तो उस केस में जो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन है जो डिक्लेरेशन फाइल कर रहा है उस डिक्लेरेशन को वो सर्टिफाई करेगा किसी प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एग्जांपल की मिस्टर जेड बिकम्स लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त एंड हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। मिस्टर जेड जो है बेटा वो लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अगस्त को और उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला 15 अगस्त को। मिस्टर जेड इज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एज and as part of semi-finished goods or finished goods held in stock as on 31st July, Mr. Z cannot take ITC on capital goods। इस केस में बेटा जैसे कि हमने पढ़ा था मिस्टर जेड को जो है ITC मिल जाएगा इनपुट्स पर अपने स्टॉक पर। 2 तरह के स्टॉक कौन कौन से, एक सेमी फिनिश्ड और एक फिनिश्ड गुड्स, दोनों पे मिल जाएगा। और ये स्टॉक कब देखा जाएगा, ये देखा जाएगा 31 जुलाई तक का। याद करिए जिस डेट को वो लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे। ठीक है, तो 31 जुलाई तक का जो स्टॉक है उसका वो देखा जाएगा और आईटीसी उसे मिल जाएगा इन गुड्स पर, लेकिन कैपिटल गुड्स का उसे आईटीसी नहीं मिला करता था। चलिए फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। अब उस केस की बात करते हैं जहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर टैक्स पेइंग स्कीम में था बेटा, लेकिन वो स्विच करता है कंपोजिशन लेवी में, तो क्या होगा, तो याद करिए बेटा वो जैसी कंपोजिशन स्कीम में जाएगा तो उसे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रीवियस उसने आईटीसी लिया हुआ है उसका क्या होगा। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 और रूल नंबर 44 यहाँ पर बेटा रोल प्ले करते हैं और बात करते हैं कि जो आईटीसी बेटा रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट्स पर लिया हुआ था वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। ठीक है, इन केस जो रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा उसके पास इनवॉइसेस नहीं है तो जिस डेट को वो स्विच ओवर कर रहा है बेटा कंपोजिशन स्कीम में उस डेट का जो मार्केट प्राइस होगा उन गुड्स का उस डेट के बेसिस पर फिर ये प्रोपोर्शनेट जो है आईटीसी रिवर्स किया जाएगा। ठीक है, The detail furnished on the basis of prevailing market value need to be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant। रजिस्टर्ड पर्सन को बेटा ये जो मार्केट प्राइस की डिटेल है उसे सर्टिफाई कराना पड़ेगा एक प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से। दूसरी तरफ बात करें हमारे कैपिटल गुड्स की, तो जो कैपिटल गुड्स का आईटीसी था उसका भी बेटा रिवर्सल होगा। रिवर्सल किस बेसिस पे होगा बेटा, प्रो राटा बेसिस पे होगा। जो यूजफुल लाइफ ली जाएगी उन कैपिटल गुड्स की वो 5 साल ली जाएगी। जितना असेसी ने यूज कर लिए हैं गुड्स उनका तो आईटीसी वो ले चुका है और बैलेंस नंबर ऑफ ईयर जो बचे हैं उसका वो आईटीसी रिवर्स कर देगा। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल गुड्स यूज किया है असेसी ने 4 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 15 डेज, तो इस केस में कितना यूज कर चुका है वो एसेट को, ये माना जाएगा कि उसने 4 ईयर 7 मंथ जो है यूज किए हैं गुड्स और 5 महीने जो है उनकी लाइफ बची होगी। तो जितना भी आईटीसी होगा बेटा उन कैपिटल गुड्स पर उसे डिवाइड कर देंगे 60 से और जो बैलेंस 5 मंथ बचे हैं उसका जो रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा रिवर्सल कर देगा। चलिए नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर। देखिए इस पैरा में बात की गई है कि रिवर्सल कैसे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। जितना भी बेटा उसका रिवर्सल अमाउंट होगी या तो वो डेबिट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या बेटा अपने कैश लेजर में वो अमाउंट जो है डेबिट कर देगा। ठीक है, बैलेंस जो आईटीसी होगा वो लैप्स कर जाएगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आल्सो रिक्वायर रिवर्सल ऑफ आईटीसी। नेक्स्ट पैरा में बात करते हैं कि जब कैंसिलेशन होता है रजिस्ट्रेशन का तो उस केस में भी रिवर्सल किया जाता है। रिवर्सल कैसे होगा, जो हमने अभी पढ़ा बेटा उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ही रिवर्सल किया जाता है और कुछ केसेस में सेक्शन 18 सब सेक्शन 6, यानी बेसिकली जो हमने पढ़ा अभी तक उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवर्सल किया जाएगा। जब हम कैंसिलेशन के चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर फिर से मैं आपको एक बार इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ITC to be reversed on input and capital good is calculated separately for ITC of CGST, SGST, UTGST, IGST। देखिए ये बात करता है जो भी ITC रिवर्स किया जा रहा है इनपुट्स का या कैपिटल गुड्स का वो सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा CGST के लिए, SGST के लिए, UTGST और IGST के लिए। जैसे हम ITC लिया करते थे वो भी सेपरेटली कैलकुलेट होता था बेटा, ऐसे ही जब रिवर्सल किया जाएगा तो वो भी सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और जो रिवर्सल अमाउंट बचती है असेसी की उसे ऐड कर दिया जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है बेटा, चलिए, अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट ऑन मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। अब देखिए बेटा ये जो केस है वो किसे डील करता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं और कैपिटल गुड्स परचेज करके उसने आईटीसी अवेल कर लिया है। बाद में वो क्या करता है बेटा, उन गुड्स को जो है आउटवर्ड सप्लाई कर देता है, यानी उनकी सेल कर देता है। तो उस केस में तो लो यहाँ पर बेटा एक कंडीशन लगाता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है
उसे पे करनी होगी एक अमाउंट, वो अमाउंट क्या होगी, हायर ऑफ द फॉलोइंग, दो अमाउंट के हायर होगी। नंबर वन, ITC taken on such good reduced by 5% per quarter of a year or part thereof from the date of issue of invoice for such goods। लो यहाँ पर बात करता है कि जो भी ITC अवेल किया है उस रजिस्टर पर्सन ने, वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर वो रिड्यूस किया जाएगा। यानी बेसिकली जो रिमेनिंग लाइफ है उस कैपिटल गुड्स की 5 साल मानी जाती है बेटा लाइफ, तो बाकी के जो बैलेंस लाइफ है उस पर कितना ITC बचा हुआ है वो अमाउंट, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जो सेल कर रहा है असेसी उस पर लगने वाला जो टैक्स है उसकी अमाउंट कितनी है, विच एवर इज हायर, दोनों में जो हायर होगा वो अमाउंट जो है रजिस्टर पर्सन पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है बेटा, समझ आ गए। साथ ही बाकी की कंडीशन यहाँ पर सेम लगी हुई है कि ITC जो कैलकुलेट किया जाएगा CGST के लिए अलग, SGST के लिए अलग, UTGST के लिए अलग, IGST के लिए अलग, चारों के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक यहाँ पर बात ध्यान रखना, जो रीफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स होते हैं, इनके केस में जो रजिस्टर पर्सन है बेटा वो टैक्स पे कर सकता है ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। यानी सिंपल रजिस्टर पर्सन को यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कराई गई है। रीफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर के केस में उसे बेटा वो जो दो कंडीशन अभी हमने पढ़ी हायर ऑफ द फॉलोइंग वो नहीं देखनी, सिंपल वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स पे कर दे, सफिशियंट होगा उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने का मतलब क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना बिजनेस जो है सेल कर दिया, या बेटा मर्जर हो गया उसका, या अमलगामेशन हो चुका है, या डीमर्जर हो गया, या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई एटसेट्रा। ये सब क्या होता है बेटा, ये वो केसेस होते हैं जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो इस केस में कैसे होगा, तो सिंपल लो बेटा यहाँ पर बात करता है कि जो भी ट्रांसफर है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी अनयूटिलाइज्ड ITC है वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी के हैंड में। लेकिन साथ ही बेटा जो हमारा ट्रांसफरर है यानी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो उसने चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेटा कॉमन पोर्टल में उसकी डिटेल जो है फर्निश करेगा, और साथ ही इसके साथ एक वो सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट करेगा जो सर्टिफाई करेगा एक प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बात करते हैं सर्कुलर नंबर 96/15 2019 की, जो आया था 28 मार्च 2019 को। वो बात करता है कि जो ट्रांसफर है या चेंज इन ऑनरशिप है बिजनेस का उसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया जाएगा। इन केस बेटा डेथ हो गई है सोल प्रोप्राइटर की, तो जो चेंज हो रहा है ऑनरशिप में ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान देना बेटा, इस प्रोविजन में जब भी डीमर्जर होगा तो उस केस में जो ITC है उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो न्यू एंटिटी और डीमर्ज एंटिटी के पास एसेट है उनकी वैल्यू में ITC जो है उसका प्रोपोर्शन कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ITC ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ITC का बेटा ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इन केस जो टैक्स पेयर है वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करता है अपने मल्टीपल प्लेसेस के लिए, भले ही वो विद इन स्टेट हो या यूटीज हो। ठीक है बेटा, तो उस केस में बेटा रूल्स बात करते हैं सिंपल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC बचा हुआ है उस रजिस्टर पर्सन का, वो उसे बेटा प्रोपोर्शनेट कर देगा किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम उसके पास वैल्यू ऑफ एसेट्स है उस रेशो में वो ITC को प्रोपोर्शनेट कर देगा। ठीक है बेटा, और साथ ही ये जो वो उसने प्रोपोर्शनेट किया है इसकी जो डिटेल्स होगी वो कॉमन पोर्टल में विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन ये अपलोड कर देगा। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर हमारा सेक्शन 18 खत्म होता है। अब बेटा बात करते हैं कि ITC का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ GST बेसिकली बेटा होता क्या है तो समझिए। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारा GST होता है CGST, SGST, UTGST या IGST, उनका क्रेडिट हम अलग लिया करते हैं और रिवर्सल भी अलग लिया करते हैं। तो लॉ यहाँ पर अब बात करता है कि जब भी हम पेमेंट करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर जितना भी हमारा GST बनता है तो उस केस में हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। क्या सिर्फ CGST का क्रेडिट CGST को ही पे करेगा, या IGST का क्रेडिट CGST को पे कर सकता है, क्या SGST का क्रेडिट IGST को पे कर सकता है, या UTGST का क्रेडिट पे कर सकता है, क्या IGST, CGST या डिफरेंट GSTs। ठीक है, तो इस तरह की बात जो है यहाँ पर की गई है। तो सिंपल बेटा समझिए कि जो इंट्रा स्टेट परचेजेज होती है उस पर CGST, SGST लगा करता है,
और आईटीसी में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेंगे। नेक्स्ट, इंटर स्टेट जो परचेजेस होती है उसमें आईजीएसटी पे किया जाता है और आईटीसी भी आईजीएसटी का मिलेगा। इंपोर्टेड जो परचेजेस होती हैं तो उसमें जो टैक्स पे किया जाता है वो होता है बेटा बीसीडी, जो हमारे कोर्स में नहीं है इंटरमीडिएट लेवल में, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है। और आईजीएसटी भी पे किया जाता है इस केस में। क्रेडिट जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी का मिला करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोविजन, ये हम सबको अभी तक पता है। अब बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो सिंपल समझिए बेटा, आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जो आईजीएसटी का क्रेडिट होता है वो सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। नंबर 2, रिमेनिंग आईजीएसटी क्रेडिट इफ एनी, अगर कोई बचता है आईजीएसटी का क्रेडिट तो वो यूटिलाइज किया जा सकता है टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। यानी आईजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी को पे करने में भी ले सकते हैं, या एसजीएसटी को पे करने में भी ले सकते हैं, या यूटीजीएसटी के में भी ले सकते हैं, या तीनों को 1/3 भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन और किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। क्लियर हो गया आईजीएसटी का क्रेडिट का कंसेप्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं सीजीएसटी की। तो ध्यान देना, जो सीजीएसटी का क्रेडिट होता है वो यूटिलाइज किया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, पहले सीजीएसटी के लिए, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है बेटा तो आईजीएसटी के लिए फिर वो यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के पेमेंट में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आईटीसी ऑफ एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। जो एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट होता है वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के पेमेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दी गई है बेटा कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आईजीएसटी की पेमेंट के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बट अगर सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज हो चुका है तभी इस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इन केस अगर सीजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट का तो उस केस में सीजीएसटी पहले यूज की जाएगी। अगर आईजीएसटी का स्टिल पेमेंट बचती है तब एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूज किया जाएगा। समझ आ गया बेटा। तो ये हमारा कंसेप्ट था यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पर बेटा हमारा आईटीसी चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।